थोड़ी ही देर में उसने अपना परिचय दिया। उसका नाम नरेनल था, जो पानी की एक हाई रैंकिंग स्पिरिट थी। उसकी पर्सनालिटी समझने देर नहीं लगी। उसे रोमांस नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद था, खासकर वो कहानियां जिनमें प्यार पर पाबंदियां हों। पूरे जोश के साथ नरेनल ने बताया कि वो डीमन किंग की बहुत बड़ी फैन है। उसने यहाँ तक कह दिया कि डीमन किंग को अर्न की फीलिंग्स का पहले ही अंदाजा हो चुका है। फिर क्या था, उसने तुरंत सवाल दागना शुरू कर दिया कि ये दोनों आखिर कब ऑफिशियली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने वाले हैं। ऐसी ऊटपटांग बातें सुनकर अर्न के तो होश ही उड़ गए। उसका चेहरा शर्म से लाल टमाटर हो गया और वो चिल्लाकर पूछने लगी कि ये स्पिरिट आखिर क्या बकवास कर रही है। उसकी सारी गंभीरता धरी की धरी रह गई। चेहरा तमतमाने लगा और उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। शांत रहने वाली अर्न अब हकलाने लगी थी और उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि नरेनल आखिर कहना क्या चाहती है। दूसरी तरफ नरेनल को इस सब में बड़ा मजा आ रहा था। वो एक शरारती मुस्कान के साथ अर्न को लगातार चढ़ाती रही। उसने राजकुमारी पर दबाव डाला कि वो उन अफवाहों को सच मान ले जो स्पिरिट वर्ल्ड में फैली हुई हैं। उन गॉसिप्स के मुताबिक मासूम डेमन प्रिंसेस पहले ही रिलेशनशिप में आ चुकी है। नरेनल के लिए ये सब किसी कॉमेडी शो से कम नहीं था। उसने मामले को और कुरेदते हुए पूछा कि ये सब कब शुरू हुआ। उसकी बदमाशी बढ़ती ही जा रही थी, यहाँ तक कि उसने ये भी पूछ लिया कि क्या वो अभी भी साथ हैं या उनका ब्रेकअप हो चुका है। इन सवालों ने अर्न को शर्मिंदगी की गहराइयों में धकेल दिया। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, उसका चेहरा और गर्म होता जा रहा था और वो बस वहां से भागने का रास्ता ढूंढ रही थी। चिढ़कर उसने नरेनल से अपने लोक वापस जाने को कह दिया, इस उम्मीद में कि शायद वो चली जाए और ये बेइज्जती भरा टॉर्चर खत्म हो। लेकिन नरेनल का इतनी जल्दी जाने का कोई इरादा नहीं था। उसने बड़े आराम से कहा कि उसे समन किए हुए काफी लंबा अरसा हो गया है, जिसका सीधा मतलब था कि उसे जाने की कोई जल्दी नहीं है। इससे पहले कि बात हाथ से निकलती, डीएज ने आगे बढ़कर दखल दिया। उसके चेहरे पर शांति थी, पर आवाज में गंभीरता। उसने सीधे उस स्पिरिट से पूछा कि उसकी नजरों में उसकी इमेज कैसी है। नरेनल ने उसे कुछ पल गौर से देखा और फिर ईमानदारी से जवाब दिया। उसकी नज़र में वो एक हैंडसम और रसूखदार डेमन किंग था, एक ऐसा शख्स जो राजकुमारी के बगल में खड़े होने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। डीएज ने चुपचाप सुना, लेकिन वो इस जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखा। अपनी शांति बरकरार रखते हुए उसने वही सवाल फिर दोहराया और फिर बिना किसी वार्निंग के उसने अपनी मैजिक पावर बढ़ा दी। पलक झपकते ही उसका लुक बदलने लगा। उसके बाल एकदम सुर्ख लाल हो गए और उसके आसपास की एनर्जी पूरी तरह बदल गई। ये बदलाव सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था, उसका पूरा वजूद ही कुछ और बन चुका था। ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होने के बाद उसने दोबारा पूछा कि अब वो कैसा दिख रहा है। अर्न और नरेनल दोनों इस अचानक आए बदलाव को देखकर दंग रह गए। ये सब इतना जोरदार था कि किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। नरेनल अब इस अजीब से एहसास को समझने की कोशिश करने लगी। अभी कुछ देर पहले तक उसकी शक्ति एक डेमन किंग की जादुई ऊर्जा की तरह घनी और भारी महसूस हो रही थी, लेकिन अब सब कुछ पूरी तरह बदल चुका था। नरेनल को अब जो महसूस हो रहा था वो किसी डेमन लॉर्ड की आभा नहीं, बल्कि एकदम शुद्ध और रिफाइंड मैजिक था। हैरानी की बात तो ये थी कि इसमें से किसी डेमन की नहीं, बल्कि एक स्पिरिट यानी आत्मा की खुशबू आ रही थी। साथ ही डीएस के चारों ओर से आग की लपटों जैसी ऊर्जा निकलने लगी। उसने बड़े शांत भाव से अपने इस रूप के पीछे का मकसद समझाया। नरेनल जैसी हाई लेवल स्पिरिट भी उसके इस भेष से धोखा खा गई थी। डीएज ने तर्क दिया कि जब वो खुद झांसे में आ सकती है तो दूसरे डेमन लॉर्ड्स और योद्धाओं को तो कानो कान खबर नहीं होगी कि दाल में कुछ काला है। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान आई। उसने कहा कि शायद बीस्ट डेमन किंग अब अपने मामले खुद ही निपटा लेगा। बेचारी अर्न अभी भी कंफ्यूज थी और जो कुछ उसने देखा उसे पचाने की कोशिश कर रही थी। बातें इतनी तेजी से बदलीं कि उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, और जब उसने एक डेमन किंग द्वारा दूसरे को खत्म करने की बात सुनी तो उसका दिल बैठ गया। ये ख्याल ही उसे बेचैन करने के लिए काफ़ी था। सीन थोड़ा आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि डीएस बिजली की रफ्तार से आसमान को चीरते हुए कहीं जा रहा है। सफ़र के दौरान ही अचानक उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन चमकता है। गॉर्डन उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, स्क्रीन पर गॉर्डन का चेहरा दिखा, जो भयंकर टेंशन और जल्दबाजी में लग रहा था। वो इतना फ्रस्ट्रेट था कि चिल्लाते हुए अपने ही बाल नोच रहा था। डीएस ने शांति से पूछा कि आखिर माजरा क्या है। गॉर्डन ने फौरन जवाब दिया कि ये सब डेमन किंग से जुड़ा मामला है। ये सुनकर डीएस पल भर के लिए हैरान हुआ, पर तुरंत खुद को संभाल लिया। गॉर्डन को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई डेमन किंग अपने ही जैसे दूसरे डेमन किंग को ठिकाने लगाने की सोच भी कैसे सकता है। डीएस ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उसने गॉर्डन को याद दिलाया कि उसने पहले ही साफ कर दिया था कि वो ड्रेक्सन को रास्ते से हटा देगा। ये सुनकर गॉर्डन और भी ज्यादा घबरा गया। वो चिल्लाकर इसका विरोध करने लगा और समझाने लगा कि ये डेमन किंग्स के बीच सदियों से चले आ रहे नियमों के खिलाफ है। अगर दूसरों को पता चला कि नियम टूटा है तो अंजाम बहुत बुरा होगा। डीएज ने अपनी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कहा कि इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाना होगा।
अगर ड्रेक्सन ने पहले उससे ब्लैक बॉक्स खोल लिया तो पासा पलट जाएगा और फिर भुगतना डीएस को पड़ेगा। गॉर्डन ने माना कि लॉजिक तो सही है, पर सही होने का मतलब ये नहीं कि ये प्लान खतरनाक नहीं है। उसने रिस्क समझाते हुए कहा कि डेमन किंग के पास अभी अर्न की डायमेंशनल एनर्जी नहीं आई है और डीएस के पास अभी उस पावर को कंट्रोल करने की ताकत भी नहीं है। डायमेंशनल एनर्जी वो ताकत है जो दो दुनियाओं के बीच संतुलन बनाए रखती है। इसे मास्टर किए बिना गलती की गुंजाइश न के बराबर है। असल में हर दुनिया बाहर से आने वाले घुसपैठियों को रोकती है। जब कोई दूसरी दुनिया में कदम रखता है तो वो दुनिया डिफेंसिव हो जाती है और डायमेंशनल एनर्जी का इस्तेमाल एक दीवार की तरह करती है। ये दबाव इतना तगड़ा होता है कि घुसपैठिए की सारी शक्तियां धरी की धरी रह जाती हैं। इसी नियम की वजह से जब डेमन्स दूसरी दुनिया में जाते हैं तो वो बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। उनकी असली ताकत पर पाबंदी लग जाती है। मिसाल के तौर पर जिस डेमन की पावर लेवल अपनी दुनिया में 6666 जैसा खौफनाक होता है, दूसरी दुनिया में कदम रखते ही वो गिरकर लेवल 1 के आसपास रह जाता है। अपनी असली ताकत के मुकाबले वे अब एकदम मामूली बनकर रह गए थे। इस कमजोरी की हालत में उन्हें उन योद्धाओं का सामना करना था जिन्हें उस दुनिया के रक्षक या सेल्फ गार्डियंस चुनते हैं ताकि वहां का बैलेंस बना रहे। इस कुदरती पाबंदी या सेपरेशन को मात देने के लिए डेमन रेस ने हमला करने का एक खास सिस्टम बनाया था। इस सिस्टम को डेमन किंग्स टावर या डेविल्स टावर कहा जाता था। ये टावर एक जादुई कनेक्शन की तरह काम करता था जो डेमन वर्ल्ड, डेमन किंग और मैजिकल एनर्जी के बहाव को आपस में जोड़ देता था। अपने जमा किए हुए मैजिक पॉइंट्स इस टावर में लगाकर डेमन किंग धीरे धीरे अपने लोग से और भी ज़्यादा पावर खींच सकता था। जैसे जैसे टावर ऊंचा होता, ये कनेक्शन और मजबूत होता जाता और डेमन किंग की असली ताकत वापस लौटने लगती। एक तरह से टावर की ऊंचाई ही उस राजा की असली ताकत का पैमाना थी। लेकिन इस सिस्टम में एक बड़ा पेच था। डेमन किंग टावर से जितनी दूर जाता, जादुई कनेक्शन उतना ही कमजोर पड़ता जाता। जैसे जैसे दूरी बढ़ती, एनर्जी की सप्लाई कम होती और ताकत घटती जाती। गॉर्डन ने डीएस को एक और कड़वी हकीकत याद दिलाई। बीस्ट किंग का टावर पहले ही 13वीं मंजिल तक पहुंच चुका था, जबकि उनका अपना टावर अभी सिर्फ 5वीं मंजिल तक ही बढ़ पाया था। गॉर्डन ने हिचकिचाते हुए एक ऐसी बात कही जो सुनने में अच्छी नहीं थी। भले ही डीएस के पास डीमन किंग का टाइटल हो, लेकिन बीस्ट किंग के इलाके में घुसकर उसे हराना लगभग नामुमकिन था। डीएस ने बड़े आराम से इस बात को स्वीकार किया। माना कि उसने फीनिक्स हार्ट को सोख लिया था, लेकिन अभी तक उसकी शक्ति पूरी तरह से उसके काबू में नहीं आई थी। उसके अंदर की एनर्जी अभी भी अनस्टेबल थी। इसका मतलब ये था कि वो अपनी मौजूदा हालत में अकेले दम पर दूसरे डेमन लॉर्ड्स को पूरी तरह से नहीं कुचल सकता था। लेकिन ये मजबूरी सिर्फ तब तक थी जब तक वो अकेला लड़ता। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान आ गई। जैसे ही गॉर्डन ने उसकी वो शक्ल देखी, वो ताड़ गया कि डीएस के दिमाग में अब कौन सी खुराफात चल रही है। गॉर्डन फिर से पैनिक करने लगा और इससे पहले कि डीएस कुछ ऐसा कर दे जिसे वापस ना सुधारा जा सके, उसने रोकने की कोशिश की। पर डीएस तो अपना मन बना चुका था। उसने एक बार फिर जादू से अपना रूप बदला। उसका शरीर ढलने लगा और वो एक बिल्कुल नए इंसान में बदल गया। एक शरारती मुस्कान के साथ उसने अपनी नई पहचान बताई। अब से उसे पेल के नाम से जाना जाएगा। भेस बदलकर उसने ऐलान किया कि वो खुद आने वाले ब्रेव एक्सपीडिशन या शूरवीर अभियान का हिस्सा बनेगा। गॉर्डन तो बस हक्का बक्का देखता रह गया और इसी के साथ सीन बदल जाता है। ऑर्मस के दूर दराज के इलाके में भयंकर जंग छिड़ी हुई थी। हेलेन के शूरवीर घुसपैठिए डेमन्स के साथ जानलेवा मुकाबले में लगे थे। हालांकि शूरवीरों ने कई दुश्मनों को ढेर कर दिया था, लेकिन वे खुद भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं थे। कई योद्धा बुरी तरह घायल हो चुके थे। पूरे युद्ध क्षेत्र में तबाही का मंजर था और हर तरफ थके हुए सिपाही बिखरे पड़े थे। नुकसान दोनों तरफ हुआ था। हेलेन बड़ी चिंता के साथ हालात का जायजा ले रहा था। दुश्मन ने उनका पीछा करते हुए इस जगह तक चढ़ाई कर दी थी, लेकिन अब जो डेमन्स बचे थे वे अकेले नहीं थे और काफी कमजोर दिखाई दे रहे थे। हालात को पलटता देख हेलेन तेजी से अपने गिरे हुए साथियों की ओर बढ़ा। वो घायल शूरवीरों के पास घुटनों के बल बैठकर उनकी हालत देखने लगा। उसने उन्हें हीलिंग पोशन दिए और जल्द से जल्द पीकर ताकत जुटाने को कहा। एक सिपाही दर्द के मारे करा रहा था। उससे तो ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा था। इसी अफरा तफरी के बीच डीएस वहां पहुंचा, जो अब पेल के रूप में दिख रहा था। उसका अंदाज एकदम शांत और अनजाना सा था, फिर भी उसके चेहरे पर एक अलग ही रौब था। घायलों और वहां फैली अव्यवस्था को गौर से देखने के बाद उसने हेलेन से पूछा कि आखिर बात यहां तक कैसे पहुंची। हेलेन ने आदत के मुताबिक उसे बड़े सम्मान के साथ संबोधित करना शुरू किया, लेकिन डीएस ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसने बड़े आराम से कहा कि उसे पेल के नाम से ही बुलाए। हेलेन ने सिर हिलाया और पूरी बात बतानी शुरू की। उसने बताया कि जैसे ही एक्सपीडिशन फोर्स
इकट्ठा हुई, उन्होंने प्लान के मुताबिक बीस्ट किंग के टावर पर धावा बोल दिया। उनकी रणनीति बीस्ट किंग की कमजोरी यानी उसकी पूंछों पर हमला करने की थी। उस कमजोरी को निशाना बनाकर वे उसे अच्छा खासा नुकसान पहुंचाने में कामयाब भी रहे थे। लेकिन जंग उतनी आसान नहीं रही जितनी उन्होंने सोची थी। पुरानी यादें ताज़ा होने लगी। ड्रैक्सन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। दबाव बढ़ता देख हेलेन पीछे हटा और रोजेल को जोर से चिल्लाकर अपना प्लान पूरा करने को कहा। पर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोजेल ढेर हो चुकी थी। वो लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ी थी और होश में रहने की जद्दोजहद कर रही थी। हेलेन सन रह गया। पर तभी उसने कुछ और भी डरावना देखा। ड्रैक्सन ठीक रोजेल के पीछे खड़ा था। खतरा भांपते ही हेलेन बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए लपका। उसने रोजेल को सहारा देकर खड़ा किया और उसे थामे हुए मैदान से बाहर निकल गया ताकि बीस्ट किंग के और हमलों से उसे बचा सके। यादों का सिलसिला खत्म हुआ। वापस वर्तमान में आते हुए हेलेन ने अपनी कहानी पूरी की। मिशन की नाकामी का गुस्सा और पछतावा उसकी आवाज में साफ झलक रहा था। रोजेल की गंभीर हालत की वजह से हमले को जारी रखना मुमकिन नहीं था। पीछे हटना ही एकमात्र रास्ता बचा था। कुल मिलाकर वो बहादुरों वाला अभियान बुरी तरह फेल हो चुका था। सब सुनने के बाद डीएस कुछ पल के लिए खामोश रहा। बातों को समझते हुए उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, पर फिर अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया। उसके दिमाग की बत्ती जली और सारी कड़ियां एक साथ जुड़ने लगी। आसान शब्दों में कहें तो खेल पूरी तरह बिगड़ चुका था।